चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने ओरिएंटेशन तो कर ली थी और हमने कहा ओरिएंटेशन के बाद ना हम इंशाल्लाह जो है आज अपना जो है पहला, इसको कहते हैं हम ग्रिड स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर डेटा। बेफिक्र हो जाएं, अभी आप जब इसका रिजल्ट भी आएगा तो आप देखेंगे इस पेपर का रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि ये पेपर में आईकेप खुद भी थोड़ा हाथ हल्का रखेगा, रखना भी चाहिए। और इस पेपर के बाद मैंने जैसे आपको पहली क्लास में बता दिया था, इंशाल्लाह आप जिस तरीके से दुनिया भी चेंज हो रही है ना, तो आप वो सीएस बनेंगे जिनको जो है बहुत सारी चीज़ों की ऐसी नॉलेज होगी जो कि शायद एक आम सीए को जो आपसे पहले वाले थे ना हो। तो अच्छे से हम पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। कुछ नई टर्म्स आपको समझाने में टाइम ज़रूर लगेगा, बट आप लोग चीते हैं माशाल्लाह समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाहिद पेपर है। मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ ना, कुछ बेसिक चीज़ें हमारे बच्चों को पता ही नहीं होती हैं। ये वाहिद पेपर है या शायद मेरे ख्याल में अब इस दफ़ा लॉ के में भी ये करेगा वो, कि जिसके अंदर आपको ना आईकेप के अगर आप जाएंगे ना मटेरियल, वो आईकेप के मटेरियल के अंदर ही आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगी। क्वेश्चन बैंक आईकेप क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ, उसका ये भी समझो। जब भी कोई पेपर नया आता है जिसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है ना, तो आईकेप उसके अंदर एक क्वेश्चन बैंक इशू करता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर है ना पास पेपर्स नहीं होते, अभी उसकी स्टडी टेक्स्ट इतनी अच्छी बनी नहीं होती। इसकी स्टडी टेक्स्ट पिछले अटेम्प्ट में कुछ और थी और इस अटेम्प्ट में उसमें से कोई 15-20% आईकेप हटा चुका है, कुछ और है, सही है ना। लेकिन क्योंकि इसके लिए पास पेपर का इतना डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि पेपर ही अभी आया ना, एक अटेम्प्ट हुई है, तो आईकेप ने कुछ सवालात डाल दिए हैं किसमें, क्वेश्चन बैंक में। तो अब वो जो क्वेश्चन बैंक वाले सवालात हैं वो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं, ठीक है। और जो है नादिर कुछ कह रहे हैं, नादिर को जानते हो बेटा, स्टडी टेक्स्ट से होगी और बाकी हमारे अपने सवालात होंगे। देखिए मैं स्टडी टेक्स्ट को इसलिए फॉलो करवाता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हाँ स्टडी टेक्स्ट से होगी, पर हर चैप्टर की हमारी एक समरी बनी हुई है, जो चैप्टर खत्म होने के एंड पे मैं तुम्हें दूंगा। कॉन्सेप्ट हम स्टडी टेक्स्ट से लेंगे, लेकिन जो तुम्हें याद करने वाला पार्ट है वो किससे करना है, समरी से, क्योंकि तुम स्टडी टेक्स्ट याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम्पल्स, तो आप सबने इस पेपर की स्टडी टेक्स्ट या तो आपके मोबाइल में होनी चाहिए या तो आपके पास हार्ड कॉपी हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो आए सर, बिल्कुल नई इसकी स्टडी टेक्स्ट, पिछली अटेम्प्ट की स्टडी टेक्स्ट इसकी नहीं चलेगी। रीजन बिंग वही है कि इसके अंदर ठीक ठाक जो है हम कह सकते हैं चीजें चेंज हो चुकी हैं। आईकेप की स्टडी टेक्स्ट यूज करेंगे। जी, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट यूज करेंगे। इसके बाद हमारी याद करने के लिए हमारी समरी होगी, क्योंकि देखें जितनी भी बुकें बन रही है ना वो सब आईकेप की स्टडी टेक्स्ट ही है, उसको बस समराइज कर दिया है। तो हम हर चैप्टर की छोटी समरी अलग से देंगे, बट कोई कॉन्सेप्ट हमसे मिस ना हो तो इसके लिए हम क्या जाएंगे, स्टडी टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। क्योंकि आईकेप ने बहुत सोच समझ के स्टडी टेक्स्ट बनाई है, एक्सपर्ट से लिखवाई है। और फिर एक बात याद रखना, सिर्फ डेटा के लिए नहीं, कोई भी पेपर हो, टीचर तुम्हें अपने लेक्चर से पढ़ाएंगे, वो चीजें करेंगे, बिल्कुल ठीक है, वो उनकी अप्रोच है। एक दफा स्टडी टेक्स्ट स्किम जरूर करनी है, क्योंकि जब तुम्हारा पेपर बन रहा होता है ना, तो किसी टीचर के लेक्चर्स नहीं देखता, वो ना नोट्स देखता है, वो सामने रखता है स्टडी टेक्स्ट। वो कहता है अगर स्टडी टेक्स्ट में मैंने एक लाइन लिख दी है, टीचर ने नहीं पढ़ाई, मैं पूछूंगा। और अगर एक लाइन टीचर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दी है, स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, मैं नहीं पूछूंगा। तो एक दफा स्किम करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया होगा। भाई टीचर भी इंसान है, हो सकता है किसी चीज के ऊपर उसने इतना फोकस ना किया हो, इन स्टडी टेक्स्ट में उसके ऊपर बहुत मटेरियल मौजूद है, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। देखो आईकेप में ना ये सारी छोटी छोटी टिप्स बहुत हेल्प करती हैं आपको पास कराने के लिए, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं हम। डेटा, किसी को कुछ समझ में नहीं है फौरन पूछेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, सही है। लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ में भी सिर्फ चीजें आएंगी, सिर्फ समझ में नहीं, मजा भी आएगा पढ़ने में। चलिए अब मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से हम अगर शुरू करें, सही है, चैप्टर में तुम्हारे साथ डेटा होता क्या है, व्हाट इज डेटा? फैक्ट्स एंड फिगर्स और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और तुक्का लगाओ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओके, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। अब जो इसने कहा ना लॉ ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, ये एक टाइप ऑफ डेटा है, सही है ना। इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। फिर एक हो जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा,
रॉ तो हमने उठा करके। तो जो डेटा है उसके बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि यार डेटा की जो आपके दिमाग में डेफिनेशंस आ रही हैं वो भी सही है ना। फिर एक हमने कह दिया कि यार डिफरेंट तरह के, तो डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोगों को जो है ना इंपॉर्टेंट मार्क करवा दूंगा कि यार मेरे हिसाब से पेपर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेपर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी देखेंगे, और किस चीज को तुम्हें याद करना है। हम बोलेंगे, एक होगी इंपॉर्टेंट, एक होगी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होगी मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ये है कि यार तुम्हें उसको बेसिक बहुत अच्छे से याद नहीं करो, समझ लो। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हें याद करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं सर डेटा, पढ़ते हैं डेटा के बारे में। घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, डेटा के बारे में कह रहा है। डेटा रेफर्स टू, तुम लोग को नजर आने के लिए बड़ा करो इसको थोड़ा, चलिए हम थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स और रिसर्च। अब सर समझना है जरा इसको, डेटा कलेक्ट कैसे होता है हमारे पास। ऑब्जर्वेशंस, क्या मतलब है ऑब्जर्वेशन का? कितने लोगों को लगता है यहां पर कि उनकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी है? कितने लोगों को लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्व करता हूं या करती हूं? कोई भी नहीं है। मॉडरेट है ऑब्जर्विंग पावर, गुड। तो पता है ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, तुम्हें बड़े होकर थोड़ा समझ में आएगी। तो भाई डेटा आपने, ऐसा नादिर कह रहा है मेरी नहीं, नादिर तेरी नहीं है, मुझे पता है, सही है ना सर। ऑब्जर्वेशन, आपने किसी इंसान को देखा, आपने मुझे देखा, आपने मेरे बारे में चीजें ऑब्जर्व की, मैंने आपको देखा, मैंने आपके बारे में ऑब्जर्व की। ये हम डेटा कलेक्ट कर लें एक दूसरे के बारे में, है ना, कि सर की दाढ़ी है, सर के चश्मे हैं, सही है ना, सर ने ये वाली घड़ी पहनी है, सर टी शर्ट्स पहनते हैं, सही है। आपके बारे में जो है मैं वो, अच्छा ये हट गया, आपके बारे में भी मैं जो है ना ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें जो है ना समझूंगा, देखूंगा कि यार आप बेसिकली जो है ना किस किस्म के, ठीक है। तो हमने कहा था डेटा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, जब तक हम इसको बुलाते हैं। हमने कहा था अगर ऑब्जर्वेशन से तो डेटा आ जाते हैं, और अगर ऑब्जर्वेशन से नहीं आता तो किससे आता है? इसको बुला ही देते हम ना। ऑब्जर्वेशन से भाई अगर नहीं आता है तो ये डेटा आता है हमारे पास मेजरमेंट्स और रिसर्च। एक मिनट दे, हाँ जी, जब तक आ रहा है हमने कहा, तो कह रहा है डेटा कलेक्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन को हम कह सकते हैं देखने से, सीइंग। मेजरमेंट्स, व्हाट इज मेजरमेंट्स? आप डेटा मेजरमेंट से भी कलेक्ट करते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट? पैमाइश। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, तुम लोग इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट में ये ग्रुप ए के पेपर पास कर लोगे, या भी जो अटेम्प्ट आएगी ना, तो ये तुम्हारा एक मेजरमेंट का डेटा हो गया हमारे पास। हमें ग्रुप बी में पता चल जाएगा तुम में से कौन सा बच्चा कितना तेज है। जो ग्रुप बी में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा तेज है। ये भी एक मेजरमेंट है। आपकी और मेरी हाइट, सही है, हमारी विड्थ, ये सब चीजें क्या है? मेजरमेंट है। चलिए मेरा बच्चा, तो हमने कहा मेजरमेंट एनी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्राइटेरिया होता है। अब समझना जरा इसको, व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया? जिसको हम नंबर्स में मेजर कर पाए, है ना। हाइट, भाई 6 फुट की हाइट वाले लड़के कितने हैं, 5.5 फुट वाले, ये होता है क्वांटिटेटिव। 5 फुट की हाइट वाली लड़कियां कितनी हैं, 5.5 वाली, नीचे वाली कितनी है, ये क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्राइटेरिया क्या होता है सर? क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिया, हम पढ़ेंगे आगे जाके ना कभी कैरेक्टरिस्टिक्स। लंबे लड़के कितने हैं, छोटे लड़के कितने हैं, सही है, काले लड़के कितने हैं, गोरे लड़के कितने हैं, क्या हो जाएगा सर? क्वालिटेटिव। और सर तीसरा कह रहा है रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? चैट जीपीटी आज के दौर में, है ना, रिसर्च का सबसे बेस्ट टूल क्या है? तो भाई डेटा आपके पास कलेक्ट होते हैं, आप देख करके कलेक्ट करते हैं, कोई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, फिर आप रिसर्च करते हैं। ना आपने देखा है, ना आपके पास कोई क्राइटेरिया है देखने के लिए, आपने भाई सिंपल चैट जीपीटी से पूछ लिया। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? चैट जीपीटी। पता है आजकल दुनिया भर में कौन सा मॉडल चल रहा है? ये भी सब सीखोगे तुम यहाँ पर। एलएलएम मॉडल कौन सा चल रहा है चैट जीपीटी के अलावा? क्लॉड। कौन सा चल रहा है? क्लॉड। क्लॉड जो है ना, उसने दुनिया भर के अंदर
बड़ी धूम मचा दी है। उसकी एग्जांपल दूं एक, आपको अपने दोस्त को अपने लैपटॉप से एक पिक्चर निकाल करके भेजनी है और आप डिनर कर रहे हैं। क्लॉड की आपके पास ऐप है जो इसका पेड वर्जन है, तो खाली आपको लिखना है कि यार मेरे लैपटॉप में जाओ, ये वाली पिक्चर निकाल करके मेरे फलाने दोस्त को मेरा व्हाट्सएप खोलो लैपटॉप में भेज दो, वो कर देगा। तो हाँ बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको सब पता है अब तुम्हारे बारे में। अब उसको हम सारा एक्सेस दे रहे हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप की चैट वो पढ़ रहे, ठीक है। आ जाए फिर इट कैन टेक मैनी फॉर्म सच एज नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट है, इमेजेस है और अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज टिपिकली यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस टू जनरेट यूजफुल इनसाइट। सर डेटा जो है ना इस वक्त, ये देखो बहुत डेटा एनालिसिस जो है ना दुनिया में एक बहुत डिमांडिंग स्किल अभी, ठीक है ना। अब सर ये बातें कर रहे हैं, अच्छा मैं इसमें हम एक और चीज भी करेंगे, हम कुछ चीजों का ना ज्यादा ध्यान देंगे, जो मेन बातें होंगी, जो सब बातें होंगी ना जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन में कवर कर चुके होंगे, उनको हम क्विकली स्किम कर देंगे, ठीक है ना। तो डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुडे। इट ड्राइव डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। डेटा कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड सोर्स। अंडरस्टैंडिंग दीज इज एसेंशियल। चलिए जी हमें पता है। अब आ जाते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, टाइप्स ऑफ डेटा। सब बच्चों की फुल तवज्जो इधर। डेटा की टाइप्स क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सर हमने कहा क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होता है? नॉमिनल और। अब आप याद रखें, ये आ सकता है, ये सवाल आपके लिए जो ये चार्ट है ना, ये आप आ सकता है कि आप समझें कि ये आपके पास 3 से 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। वो आपको बोलेगा कि भैया डेटा की टाइप्स बता दे, सही है ना। जब वो टाइप्स ऑफ डेटा पूछेगा तो बच्चा क्या करता है, 2-3 बातें नहीं, उसको समझाना है भाई डेटा के अभी में कैसे लिखवाना है वो भी मैं बताऊंगा। क्वालिटेटिव डेटा होता है और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की फर्दर 2 टाइप्स होंगी, नॉमिनल और ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव की फर्दर 2 टाइप होंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब दिमाग में ना तुम्हारे बैठे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उनकी फर्दर 2 नंबर्स में याद रखो। किस में याद रखो? एक ट्रिक है, थ्योरी को याद रखना है, किस में याद रखोगे? नंबर में। तुम बोलोगे यार डेटा के अंदर जो टोटल मुझे बातें करनी है ना वो 7 है। टाइप्स ऑफ डेटा एक हमने कहा तो हम 6 के लिए, तुमने कहा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये 2 बातें, इन दोनों की 2-2 बातें। जब नंबर्स में याद रखो ना तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें हिंट देगा। तो अब आ जाता है सर क्वालिटेटिव डेटा, नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? रेफर्स टू नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और इट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बोला यार ये इसको आप कोई इसी मदद से ना कोई वो नहीं कर पाएंगे। देखो जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ना वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प कर देता है। क्वालिटेटिव डेटा होता है ना वो चीजों को कैटेगराइज करने में बहुत हेल्प करता है। अब एग्जांपल दे दी नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या होता है? ये सिर्फ एक नॉर्मल कैटेगरी की बात करता है, ब्रॉड कैटेगरी। अभी समझाता हूं। This type of data represents categories without any order or examples include gender, marital status and blood type। ये वो डेटा होता है जो कि कोई इसके अंदर ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होती है। भाई ये कोई फॉर्म मैंने आपसे फिल करवा लिया, उसमें आ रहा है कि सिर्फ मैं ये बता सकता हूं कि ये मर्द है ये औरत है, ये अच्छा मर्द है ये अच्छी औरत है। अभी हमने ये होता है नॉमिनल डेटा, सही है। ये हो गया आपका नॉमिनल डेटा। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, ब्लड टाइप क्या है, ये सारा क्या है। अब ब्लड ग्रुप कोई भी है ना, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। हाँ एक ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है, बताओ कौन सा सबसे रेयर है? ओ नेगेटिव, सही है ना। और सबसे कॉमन कौन सा है? ओ पॉजिटिव, सही है ना। ओ पॉजिटिव दुनिया भर में ज्यादातर इंसानों में जो है ना होता है। ओ नेगेटिव, तो तुम में से अगर किसी के पास ओ नेगेटिव है तो आप यकीन माने वो खुद तो थोड़ा सा बेचारा अनलकी कह लें हम, लेकिन बाकियों के लिए बहुत लकी आदमी है वो, सही है ना। क्योंकि अल्लाह ना करे उसको कुछ होगा तो उसको सिर्फ, लेकिन वो किसी को भी दे सकता है। तो नॉमिनल डेटा क्या होता है? अच्छा मुझे इसकी एक दो एग्जांपल जोड़ दो। तो हमने कहा जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, ब्लड टाइप है, और बताओ सीए की फील्ड से बताओ। कैफ स्टूडेंट, सीफेब स्टूडेंट, ये कौन सा डेटा है?
नॉमिनल डेटा है कि भाई कैफ का स्टूडेंट है, सीए का स्टूडेंट है। केनेस के एग्जांपल से बताओ, सीए का स्टूडेंट है, एसीसीए का स्टूडेंट है। नॉमिनल डेटा एग्जांपल तुमसे ना जनरेट करूंगा ताकि पेपर में तुम्हें मसला ना हो। तो नॉमिनल डेटा क्या होता है, बोलते हैं यार बस डेटा है, कोई रैंकिंग वैंकिंग कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं सर ऑर्डिनल डेटा। कह रहा है ऑर्डिनल डेटा लाइक नॉमिनल रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज बट दीज कैटेगरीज हैव अ मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग। However, the intervals between them are, मतलब ऑर्डर और रैंकिंग होगा जरूर, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि भाई कौन सी रैंकिंग जो है ना उनका वो क्या है। हम कहते हैं कि नंबरिंग के हिसाब से दे भाई। फॉर एग्जांपल देखा है कभी चेज में, इम्तियाज में शॉपिंग करने गए हो या कहीं भी किसी भी मार्केट में, वो एंड में कहते हैं सेटिस्फेक्शन दे, उसमें एक आदमी होता है वो इमोजी दिखाते हैं तुम्हें, सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड। अब ये आपका ऑर्डिनल डेटा है, सही है ना। नॉमिनल डेटा क्या होगा सर, उसमें आप ये नहीं बता सकेंगे अच्छा है या बुरा है। इसमें ऑर्डिनल डेटा में तुम बता दोगे अच्छा है या, लेकिन तुम ये नहीं बता सकोगे कितना अच्छा है कितना बुरा है। वो क्वांटिटेटिव में जाएगा, समझ रहे हो। तो अब दिमाग में एक बात कहीं लिख लो अपने पास ताकि तुम भूलो नहीं। नॉमिनल डेटा में हम ये नहीं बता सकते अच्छा है या बुरा है, हम बस ये बता सकते हैं कि ये है, ब्लड टाइप है तो ये है। ऑर्डिनल डेटा में हम ये बता सकते हैं कि अच्छा है बुरा है कैसा है, लेकिन कितना अच्छा कितना बुरा हम ये नहीं बता सकते। उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव। तो कह रहा है एग्जाम्पल जो कहते हैं हाउ इंटरवल्स बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये कि यार आप ये नहीं बता सकोगे कितना अच्छा कितना बुरा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल और एजुकेशन लेवल्स, हाई स्कूल, कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट। अब ये बता रहे कि इस लेवल पे बच्चा पहुंचा हुआ है। अब मुझे यहां तक एक बात बताओ, अभी जो एक बच्चे ने कहा था कि सर हम सीए के अंदर ये बता देंगे सीफेप है, कैफ है, पीआरसीए। अब बताओ वो एग्जांपल नॉमिनल की है या ऑर्डिनल की है? ऑर्डिनल की है। उस टाइम पे मैंने करेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा यार अभी तुम फंसोगे। तो पढ़ लिया। अब हम क्या कह रहे हैं सर, जहां आपको ये रैंकिंग से अंदाजा हो जाए ना कि यार एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई सीफेप में कितने पास है ना, कैफ में कितने पास है, लेकिन हमने कहा हम ये बता रहे हैं कि यार अगर कैफ है सीफेप है तो ये भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ये ऑर्डिनल डेटा है, हम उससे एक तरीके से रैंकिंग कर पा रहे हैं। अब मुझे इसकी ऑर्डिनल डेटा की एक और एग्जांपल दो। दी हुई ना, हाई स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ लेकिन कॉलेज में तुम और भी जा सकते हो। हॉस्पिटल के पेशेंट्स कैसे होगा वो ऑर्डिनल डेटा? आईसीयू वाला ज्यादा बीमार है ना। इसी तरीके से हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स की जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात की, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर, ये आपको बता रहे हैं ना, ये आपको ऑर्डिनल, आपको क्लासिफिक एक रैंकिंग का आइडिया दे रहे हैं आपको, ठीक है। सीए फर्म में होता है पार्टनर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। पॉइंट समझ रहे हो? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सर क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव क्लियर है सबको? क्वालिटेटिव में कितनी बातें होती हैं? नॉमिनल और नॉमिनल खाली ये बताते हैं कि भाई है क्या, कैटेगरी क्या है। ऑर्डिनल कैटेगरी विद रैंकिंग, कितना अच्छा कितना बड़ा वो नहीं बता पाऊंगा। अब आते हैं सर क्वांटिटेटिव डेटा। ये बहुत दुनिया की जंग इस पे हो रही है। आते हैं सर, कह रहा है क्वांटिटेटिव डेटा रेफर्स टू द न्यूमेरिकल डेटा दैट क्वांटिफाइज समथिंग, इट अलाउज फॉर mathematical operations and comparisons. Quantitative data can be split into two main types. कौन कौन सी? Discrete और discrete data is countable and often represents whole numbers. These values cannot be, मतलब ये पॉइंट्स में नहीं होंगे, सिंपल अल्फाज में। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। ये पॉइंट्स में नहीं होंगे, 2.5, 3.5।
क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, मुझे बताओ आईकेप के पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या ये डिस्क्रीट डेटा होगा? यस सर, ये क्या है? किस शहर में कितने स्टूडेंट्स हैं? डिस्क्रीट डेटा है। एक कंपनी है, उसके पास अगर मैं कहूं मैनेजर्स कितने हैं, असिस्टेंट मैनेजर कितने हैं, एम्प्लॉयज कितने, वो कौन सा डेटा होगा? डिस्क्रीट। तो कोशिश करो इसकी एक दो एग्जांपल्स जो है ना अपने दिमाग से भी लिख करके लिखो, मैं तुमसे पूछूंगा वो भी लिखो, दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना सीख गए ना तो सी आसान है। अब आता है सर कंटिन्यूअस डेटा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर आते हैं। कंटिन्यूअस डेटा इज मेजरेबल एंड कैन टेक on any value within a range including decimals or examples include height, weight, temperature and time। तो जब आपकी हाइट होती है ना, अब वो डेसिमल में होती है ना, 5 फुट 7 इंच 8 इंच 9 इंच 6 इंच और 6 फुट 1 इंच, तो आपने सारी सारी चीजें। इसी तरीके से वेट भी कभी वेइंग मशीन पे खड़े हो तो वो आप बताते हैं क्या 91.5 92.5 18 पॉइंट समथिंग, टेम्परेचर ऊपर नीचे, टाइम। एक और एग्जांपल दो मुझे कंटिन्यूअस डेटा की। मार्क्स 20.5 50.5, परसेंटेज और स्पीड, एज। अगर हम एज पे भी उस पे जाए तो बिल्कुल सही कह रहा है ना। कल एक बच्चे ने जॉब के लिए अप्लाई किया, तुम्हारा टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स कितना है, उसने लिखा था 3.42 ईयर्स। अब जब वो 42 ईयर्स लिख रहा है तो उसने मतलब महीनों से कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो यहां तक हम क्लियर है। सर मतलब एस्टिमेशन वाला डेटा तकरीबन कंटीन्यूअस डेटा, जिसके अंदर डेसिमल आ जाए, जिसके अंदर एक रेंज आ जाए, वो आपका कंटीन्यूअस डेटा है, और जो एग्जैक्ट नंबर बताए वो कौन सा है? डिस्क्रीट। यहां तक क्लियर है हम? सर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अब बताओ ये कौन सा होगा? पॉपुलेशन एट अ टाइम डिस्क्रीट है। नहीं लेकिन कंटिन्यूस नहीं यार, मतलब सही है, दिन के हिसाब से आप टोटल करोगे ना, अभी थोड़ी कि यार सेकंड के हिसाब से अलग निकालोगे ना। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है अभी? पॉपुलेशन तो हमारे पास वो है ना डिस्क्रीट। हाँ डिस्क्रीट है, पॉपुलेशन डिस्क्रीट आपके पास। वो ये थोड़ी कहते हैं कि आधा बच्चा हुआ है, सही है ना भाई? बच्चे अल्लाह ना करे कोई मसला हो कुछ हो, हम बोलेंगे बच्चा बच्चा है ना, तो वो है। ये नहीं होगा कि यार आधा बच्चा हो गया थी आ जाए। सर यहां तक हम क्लियर है? कैटेगरीज ऑफ डेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। अब समझ रहे हो, ये कैटेगरीज पहले टाइप्स उसने हमें बता दी, ये भी पूछ सकता है। अब कैटेगरीज में आते हैं। डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड, देखो टाइप्स एक अलग है कि टोटली ब्रॉड है, सही है ना। अब आपके पास जरा समझना इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्वालिटेटिव डेटा की भी कैटेगरीज हो सकती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा है, स्ट्रक्चर्ड कौन सा है, ठीक है ना। सेम गोज आपका क्वांटिटेटिव डेटा की भी, डिस्क्रीट की भी कैटेगरी, इसमें से स्ट्रक्चर्ड कौन सा है। अब ये कैटेगरीज का मतलब क्या आज पढ़ते हैं। अभी तुम्हें नाम से क्या लग रहा है अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड में, या इसने जो पिक्चर भी बना के दी उससे क्या लग रहा है बताओ? स्ट्रक्चर जो मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगा और बेतरतीब और तरतीब, और एक इसमें तीसरी भी होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड, कौन सी? वो क्या होता है? इन दोनों के बीच का। अब आ जाते हैं सर, structured data refers to information that is organized in a predefined format, typically stored in rows and columns. This type of data is easy to manage, analyze and query using standard tools like relational। अब ये relational databases क्या, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ structured data की, ठीक है। हम एक्सेल खोलते हैं ना, एक मिनट। हाँ ये क्या खोल दिया, चले। ये भी बेसिकली FAR2 का हमारा ये हम एक शीट खोलते हैं। हमने नेम, FTS, एज और एरिया। अब हमने ये डेटा डाल दिया, हमने कहा नेम सलीम, FTS तुम लोग आजकल सबसे लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? 47। तुम लोग को FTS ही नहीं पता है? ओ भाई जिंदगी की ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
फर्म की इंडक्शन इससे होती है। खैर तुम्हें अभी पता, तुम्हारा एफटीएस का एक कार्ड आएगा भाई, कैफ में मेरे ख्याल में एफटीएस का कार्ड आता है तुम्हारा, वो अब जरा ले लेना। एडमिट कार्ड का आया हुआ है। एडमिट कार्ड होता है फुल टाइम स्टूडेंट। हाँ सब तो है। उसका नंबर है, वो CRI नंबर। उस पे एक नंबर आ रहा होगा तुम्हारा भाई, सीआरएम 47 चल रहा है, 48 आएगा। उसको पता करना कहीं ना कहीं, क्योंकि तो पता है क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है कि जो फर्म्स की इंडक्शन होती है ना, उसके क्राइटेरिया होता है कि एफटीएस 43 एंड अबव वाले बच्चे लगाएंगे। अब पहले हमारे टाइम पे होता था एमएफसी, तो वो तो हमें कार्ड में लिखा हुआ होता था कि तुम एमएफसी 15 के बच्चे हो, 17 के हो। तुम लोग कार्ड पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ एफटीएस? फुल टाइम स्टूडेंट लिखा हुआ है, सिर्फ CRI लिखा हुआ है, कार्ड नहीं लिखा हुआ है। तो फिर तुम्हारे उसमें मिलेगा एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में कहीं ना कहीं तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर्म वेरीफाई करती है भाई। फर्ग्यूसन ने लास्ट टाइम बोला था कि हमें एफटीएस 42 से कम के बच्चे नहीं चाहिए। वो इस बेसिस पे नंबर होता है। वो नंबर होता है कि आप कब कब जो है ना रजिस्टर्ड हो रहे हो। और अब तो मेरे हिसाब से ना आईकेप शायद हर 3 महीने में या हर 6 महीने में नया एफटीएस इशू कर देता है। एक एफटीएस 6 महीने बाद ड्यू हो जाता है। तो फर्म इससे ये अंदाजा लगाती है कि तुम कितने पुराने हो। अभी क्या FTS चल रहा है? अभी 47 48 चल, क्योंकि हमारी फर्म में अभी हमने इंडक्शन की तो 45 एफटीएस के बच्चे तो आए, और वो सबसे लेटेस्ट है। तो इसका मतलब है कि 46 47 उसके बाद आ गया होगा। चलिए सर, अब हम अज्यूम करते हैं आप सब 47 के हैं। एज आप लोगों की कितनी लगाएं? 18 19 19। और एरिया हम डाल देते हैं सारे, मतलब एक ये सलीम डीएचए में रहता है, बशीर हमने का ये 46 एफटीएस कह देते हैं, है ये 20 साल का। इसको डीएचए में नहीं रखते हम, इसको यहाँ पर करते हैं पीसीएचएस, है ना। आप समझ रहे हो? अब ये क्या है, ये आपके पास जो डेटा बन रहा है ना, ये स्ट्रक्चरल डेटा है। ये कौन सा डेटा है सर? ये स्ट्रक्चरल डेटा क्यों है ये? क्योंकि सर इसमें अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार 20 साल के बच्चे कितने हैं, 19 साल के बच्चे, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो कितने, सही है। और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है सर? जिसमें आप आइडेंटिफाई ही, अब आप इसकी मदद से ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब डिसीजन मेकिंग के लिए आगे जाके बढ़ेंगे चाहिए तो वो स्ट्रक्चरल डेटा चाहिए होता है। अनस्ट्रक्चर्ड की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कुछ होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर को फिर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यस, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल डेटा इंक्लूड्स। अब इसको जरा समझना है, मैं तो मैं यहां से जो ना एक और कॉन्सेप्ट भी दूंगा। अब ये ना मुश्किल बातें करता है, बच्चों को समझाए बगैर। नजर आ रहा है ना तुम लोगों को? अच्छा, हमारे पास 2 चीजें होती है, तो मैं ये देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आगे ना एग्जांपल्स में इनकी हेल्प भी पड़ेगी। एक होता है ईआरपी। ईआरपी का नाम सुना है कभी? इंटरप्राइज रिसोर्स। और एक होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब मुझे बताओ ईआरपी क्या होता है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, किसी को डिफरेंस पता है? ये पूरा मैनेज करता है सारी चीजें। जैसे कि एग्जांपल चलिए सर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी बड़ी बेसिक एग्जांपल इसकी, तो मेरे को जो क्विक बुक्स नाम सुना होगा आपने, है ना। कहाँ का क्विक बुक्स पता है किस मुल्क ने बनाया है? कनाडा। और जीरो किसने बनाया है? न्यूजीलैंड, ठीक है। क्विक बुक, जीरो, ये दुनिया भर के। पाकिस्तान में स्प्लेंडेड चलता ही है वो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? जिसमें सारी एंट्रीज एक बंदे को, अकाउंटेंट को, तुम्हें, जब तुम इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा, तुम्हारे जो कोई बच्चा होगा उससे, या जब तुम आर्टिकल्स में होगे तो हो सकता है तुम्हें वो तजुर्बा मिले, तुम्हें डालनी होंगी। ये होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हर चीज को पकड़ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट डालेगा, यहीं से पीएनएल बैलेंस शीट बनेगी। अब ईआरपी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआरपी के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉड्यूल्स। अब एक मॉड्यूल है तुम्हारे पास, सपोज करो एचआर का, एक मॉड्यूल है तुम्हारे पास फाइनेंस का, एक मॉड्यूल है तुम्हारे पास स्टोर्स का, एक मॉड्यूल है तुम्हारे पास इन्वेंट्री का। इसी तरह हर चीज का अलग मॉड्यूल है, इसलिए कि एक मॉड्यूल तुम्हारे पास ऑपरेशंस में हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और एक मॉड्यूल है तुम्हारे पास, हम कह देते हैं मार्केटिंग, और फिर एक मॉड्यूल आपका सीआरएम। अब जरा समझना है इसको, ईआरपी करता क्या है। ईआरपी में ना अकाउंटेंट को एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। कंपनी में माल आएगा तो पता है कौन सा डिपार्टमेंट रिसीव करेगा?
स्टोर्स। क्या कौन सा रिसीव करेगा? स्टोर्स वाले ने जैसे ही माल आया, अच्छा माल भी ऐसा नहीं कि आपके वो होता है, वो बार कोड से स्कैन होता है, उसने जैसे ही स्कैन करेगा ना, खुद ब खुद सिस्टम एंट्री मार देगा, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट पेबल। अब ये ईआरपी काम कर रहा है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कहता माल आ जाता, स्टोर के पास होता, स्टोर वाला डिटेल्स भिजवाता अकाउंटेंट को, फिर वो बेचारा रिकॉर्ड करता। यहां पर ऐसा बार कोड से स्कैन हुआ है, खुद ब खुद अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता चल गया कि भैया ये माल आ चुका है, स्टोर चेक कर चुका है। ठीक है, पॉइंट समझे? अब इसी तरीके से एक होता है CRM की, जो यहां पे इसने एग्जांपल दी है। तो ERP क्या करता है? अच्छा, इसी तरह एक सेल्स मॉड्यूल होता है। अब उसमें क्या होता है सेल्स मॉड्यूल में? सुनना, जैसे ही माल सेल्स की तुम एंट्री बनाते हो ना इसके अंदर, तो होगा क्या कि वो सेल्स क्रेडिट भी कर देगा, रिसीवेबल खुद ब खुद डेबिट। वो जैसे ही कंपनी से आउट होगा ना, तो डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, वो जैसे ही उसको स्कैन करेगा, डिस्पैच ने स्कैन किया, जो आउट हो रहा है, खुद ब खुद सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट। दूसरी एंट्री क्या पड़ती है इसकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री। वो खुद ब खुद इन्वेंट्री से भी माल को निकाल देगा, स्टोर्स में से माल को क्या कर देगा? आउट करेगा। समझे? तो हमने कहा सर ये बेसिकली ये ERP करता है। ये काम कौन करता है? अब आ जाओ, इसमें यहां पे वर्ड यूज हुआ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर कहते हैं, क्लाइंट। क्या होता है जरा इसका मुझे आइडिया दो। देखो शुरू में ना थोड़ा सा स्लो स्लो चलूंगा, घबराना नहीं, क्योंकि इसमें जब बेस बन जाएगी फिर व्हाट इज CRP, वो CRM। सर ये ERP थोड़ा पता ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर होता है या नहीं, ये इसके अलग अलग, ये पूरा एक, अब ये होता सॉफ्टवेयर ही है, बट क्विक बुक जीरो की तरह। इसके मतलब मैं मशहूर ERP के नाम बता देता हूँ। SAP दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होता है, SAP SAP। तुम लोगों ने नाम सुना है इसका? जिसने सुना हो। इसी तरीके से Oracle, हमने SAP क्यों लिख दिया, ये SAP है, सॉरी। इसी तरीके से आजकल हमारी जैसे फर्म है, हमारी फर्म जो है एक ERP की पार्टनर है, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में बहुत चला, वो है ओडो। क्या नाम है? तुमने ओडो की मार्केटिंग कहीं ना कहीं देख ली होगी, इधर उधर आते जाते हैं ना। ओडो क्या करता है? ओडो क्यों चल रहा है मैं तुम्हें बताऊं। SAP Oracle बहुत महंगे, कंपनी को करोड़ों की कॉस्ट आ जाती है। इनका जो एक यूजर का लाइसेंस होता है ना, वो पर मंथ आपको पड़ता है ₹1,00,000 का। ओडो इसके मुकाबले में सस्ता है। ओडो कहता है $13 पर मंथ में मुझसे एक यूजर ले लो। कितने डॉलर में? अब जल्दी बताओ $13 कितने बनते हैं? आज 280 का रेट है, तो मैथ्स इतनी तेज होनी चाहिए तुम्हारे। 3,500 तकरीबन, 3,600 हमने कहते हैं, 700 कुछ ऐसा बनेगा, सही ना। तो ये आपका ओडो, अब देख रहे हो लाख और वो, तो ओडो एक है। यहां तक क्लियर है? अब सर व्हाट इज CRM? CRM होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। इसके अंदर आपके कस्टमर्स का डेटा होता है, और कस्टमर भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, एक वो जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो। तुम लोग बताए दुनिया भर में कंपनीज एग्जिस्ट करती है और $1 मिलियन कंपनीज हैं। लीड जनरेशन कंपनीज। व्हाट इज लीड जनरेशन कंपनी? सर जो पोटेंशियल कस्टमर को निकाल कर देती थी, पोटेंशियल कस्टमर का। भाई फॉर एग्जांपल आप खवातीन हैं, अब मैंने बोला कि यार खवातीन के इंस्टाग्राम पे मेकअप की कोई ऐड आ रही है, मेकअप की कोई रील आ रही है। तो दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में खवातीन कौन सा ब्रांड या कौन सा मेकअप के ब्रांड पे ज्यादा क्लिक कर रही हैं, वो मुझे बता देगा कि यार ये आपकी पोटेंशियल कस्टमर है। फॉर एग्जाम्पल Maybelline आता है कहते हैं ना, उसके ऊपर ये लोग ज्यादा क्लिक कर रही हैं। अब मुझे अगर मैं वो डेटा खरीद सकता हूँ, या मैं अगर Maybelline का कॉम्पिटिटर हूँ ना, तो मेरे लिए पोटेंशियल लीड्स है। मैं इनको फोन करके बोलूंगा मैडम आप Maybelline में लगता है इंटरेस्टेड हैं, सारी चीजें हैं, एक काम करें हमारा भी एक प्रोजेक्ट है, हम आपको उसका एक फ्री सैंपल देना चाहते हैं। या मैं इनको ऐड दिखाना शुरू कर दूंगा, हो सकता है मेरे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे इन्होंने मेरे ऐड पे क्लिक किया ना, तो मेरी टीम इसकी डिटेल उठाएगी, इनको कांटेक्ट करेगी, और जहां इन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, अभी परचेज नहीं किया है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, तो वो हम क्या करेंगे CRM में डाल देंगे। तो CRM में दो तरह के, एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा भी होता है
और जो पोटेंशियल होते हैं, इससे पूरी जनरेशन होती है क्या, लीड जनरेशन। इस बंदी ने राब्ता किया था, इसको एक कॉल आज चली गई है, एक कॉल 2 दिन बाद आएगी, एक कॉल 3 दिन बाद आएगी, समझ रहे हो। तो सर ये ERP का सबको क्लियर है। तो आ जाए अब हम पढ़ते हैं। अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम माइट स्टोर कस्टमर डिटेल्स सच एज, भाई क्या है, सच एज नेम्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री एंड इंटरेक्शन। मिल रहा है लास्ट कॉल कब गई थी। आपका नाम क्या है बेटा? तालिहा। तालिहा को हमने कहा कि यार लास्ट कॉल जो है ना गई थी 15 मार्च को। सिस्टम को पता है यार अब 1 महीना हो गया, इसको आज कॉल ड्यू फिर से हो गई है, सही है। फिर आगे हमने कह दिया कि दीज फील्ड्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट मेकिंग इट इजी टू फिल्टर एंड एनालाइज। फिर आ जाते हैं एग्जांपल 2, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेटा। A company's accounting software maintains detailed records of financial transactions, including date, amount, and account numbers. This data can be easily processed to generate financial statements or audit reports. बोला ये डेटा इजीली FS और ऑडिट रिपोर्ट को जनरेट करने में काम आ जाएगा। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? अब सर आए, मैं आपको जो है ना डेटा की कितनी वो है, स्ट्रक्चर डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल कहानी बताता हूं। सब बच्चे सुनना, दिमाग में तो मैं रह जाएगी। हमारे एक क्लाइंट थे, हमारी फर्म के पहले क्लाइंट है। जब हमने उनका काम शुरू किया ना, उनको ये, उनके पास उनका काम क्या, बेसिकली उनका काम है कि वो फर्नीचर से इंपोर्टेड फर्नीचर देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, और कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। जब हमने उनका काम शुरू किया, आप यकीन माने मेरा बच्चा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, कितना क्या था, उनको कुछ नहीं पता था। और ये एक का नहीं, हजारों बिजनेस का आज भी मसला है। जो बिजनेसमैन होता है तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताती, उसको सिर्फ ये होता है यार कैश है कि नहीं है, इतना कैश बच रहा है नहीं है, सही है ना। और इसकी वजह से अक्सर मसाइल होते हैं। हमने जब उनका काम टेक ओवर किया, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था, बस पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं ये पता चल रहा है। भाई बहुत सारे एक्रूड एक्सपेंसेस भी होते हैं ना, वो पता ही नहीं चल रहे, सही से रिकॉर्डिंग नहीं है। वो देखते थे कि यार अच्छा आज अकाउंट में 2 लाख पड़े हुए हैं, 1 लाख की मुझे जरूरत है, ले जाता हूँ घर पे। हमने घंटा स्ट्रक्चर किया। अब इसको जरा एग्जांपल समझना। वो जब हमने पहली दफा स्ट्रक्चर किया ना, तो हमने उनको बताया कि आपके 25 कस्टमर हैं, इनसे आप 45 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहे हो। कितने कस्टमर हैं? 25 हैं, जिनसे आप कितने का रेवेन्यू कमा रहे हो? इस 25 में से जो 20 कस्टमर हैं आपके, वही आपको 35 करोड़ का रेवेन्यू दे रहे हैं। और 20 क्या कह रहा हूं, सॉरी, इस 25 में से जो 5 कस्टमर हैं आपके, 5 कस्टमर ही आपको कितने का रेवेन्यू दे रहे हैं, और जो बाकी 20 हैं वो आपको रेवेन्यू कितने का दे रहे हैं? 10 करोड़ का। अब उनको ये बात नहीं पता थी, पता ही नहीं चल सकती थी यार कैसे हो रहा है। हमने जाकर के उस बिजनेसमैन की, वो 80 से 80 साल के हैं माशाल्लाह, वो AI में इतने तेज हैं, वो आज भी हमें भी इंप्रेस कर देते हैं। तो उन्होंने ये डेटा देखना, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। उनके 2 बेटे हैं, दोनों को बुलाया, एक फाइनेंस देखता है और एक वो देखता था फाइनेंस और बाकी ऑपरेशन, और एक देखता है मार्केटिंग ना। दोनों को बुलाया, और दोनों को बुलाने के बाद उन्होंने बोला भाई क्या ही अच्छा हो कि हम इन 5 को ही रखें और इन 20 को कर दें टाटा बाय बाय। क्यों टाटा बाय बाय करें? बोला देखो 20 है, तंग ज्यादा करते हैं, सही ना, खून ज्यादा निचोड़ते हैं, और पैसे कितने दे रहे हैं। फिर हमने ये भी बता दिया कि सर जो ये 35 करोड़ आप कमा रहे हैं ना, इसमें से आप यकीन माने आपकी कॉस्ट आती है कोई 28 करोड़ की, सही है ना। तो आप देखा जाए तो 7 करोड़ यहां से कमा रहे हैं, जबकि जो ये आप कर रहे हैं 10 करोड़, इसमें आपकी कॉस्ट आती है कोई कुल मिला के आपकी 9 करोड़ की, या उससे भी थोड़ी ज्यादा। तो इससे आप कितना कमा रहे हैं? तो उनको डेटा मिला तो उनको क्या नजर आ गया, बोला यार, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोला हम किसके लिए काम करते हैं। उन्होंने बाकी जो 20 लोग थे ना, उनको कर दिया एक्सक्यूज, बोला यार हम आपको बस ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मजीद सर्विसेज हम आपको अगले साल इन्हीं 5 कस्टमर से, क्योंकि जब उन्होंने उन 5 को एक्स्ट्रा फोकस दिया, तो जो बड़ी कंपनी था, ये 5 में कौन था? एंग्रो। इस 5 में कौन था? फौजी ग्रुप। इस 5 में कौन था? दराज। इस 5 में कौन था? रेड बुल। जो अच्छी बड़ी कंपनियां है ना,
उन्होंने कहा कि यार अब आप जब मैं इतना फोकस दे रहे हैं, आपकी काम की क्वालिटी अच्छी हुई तो हम आपको और, तो अगले साल उन्होंने इन 5 कस्टमर से कितना रेवेन्यू कर लिया और इनका टोटल प्रॉफिट पहुंच गया कितना, 10 करोड़। जहां ये पहले 7 + 1 9 कितना 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे थे और यहाँ पे 7 करोड़ का 8 करोड़ का कमिट, उन्होंने सिर्फ झंझट भी कम हुई और प्रॉफिट भी कितना हो गया। कैसे पॉसिबल हुआ? डेटा को कैसे करने में, स्ट्रक्चर्ड करने में उनकी जिंदगी हो गई आसान। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? क्लास कब तक है? 1:30 बजे तक, 1:30 तक, ठीक है, टाइम है ना हमारे पास अभी, ठीक है सर। क्या हम यहां तक क्लियर है? तो स्ट्रक्चर्ड डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है। आर वी क्लियर मेरा बच्चा? अब आते हैं सर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसको जरा समझ लेते हैं हम। Unstructured data does not have a predefined structure or making it more challenging to process and analyze. It includes information in text. बोला यार ये जो है ना टेक्स्ट फॉर्म में भी होगा, इमेजेस भी होंगे और वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स। अब इसकी कॉमन एग्जांपल्स कह रहा है, क्या कह रहा है भैया ये कॉमन एग्जांपल्स? अगर हम गौर से कह रहे हैं कॉमन एग्जांपल्स आपके पास आ रही है क्या क्या? कंपनीज एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड फेसबुक, वेयर यूजर एक्सप्रेस ओपिनियंस थ्रू टेक्स्ट, इमेजेस एंड आजकल तो मीम कल्चर भी है। दिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हेल्प ऑर्गेनाइजेशन गॉज ब्रांड सेंटिमेंट एंड जो आपके पास सोशल मीडिया पोस्ट है, ये क्या है भाई? आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो आप क्या करते हैं? मुझे दराज से एक प्रोडक्ट खरीदना है, मैं क्या करूंगा? कमेंट्स पढ़ूंगा, रेटिंग्स देखूंगा। सही है, वो किसी एक ऐसी फॉर्म में नहीं, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, रेटिंग देखूंगा, लोगों ने तस्वीर भेजी है कि यार ये एक्चुअल में ऐसा लगता है, वो देखूंगा। क्या मैं क्लियर हूं? इसी तरीके से ईमेल्स, a company's email inbox holds critical information from customers, vendors and employees. The text body of an email contains valuable insight but lacks a कोई फॉर्मेट नहीं होता ईमेल के अंदर, हर बंदे ने अपना अलग बताया हुआ होता है। मेकिंग इट नेसेसरी टू यूज एडवांस टूल्स लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू एक्सट्रैक्ट। चलिए एनएलपीस क्या होते हैं सुनना। अब मैं आपको इसकी भी हैरत अंगेज एक और एग्जांपल दूं। अब देखो दुनिया कहां जा रही है, तुम लोग अपने आप को उससे क्या बोलते हैं कि इक्विप करना है। आज की दुनिया में ये क्लाउड हो गया, गूगल का जो जेमिनाई हो गया और अब चैट जीपीटी, इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने कहा तुम हमें अपनी ईमेल का एक्सेस दे दो और हमको पूछ लो कि यार फॉर एग्जांपल बशीर का ये डेटा जो है, ये डेटा हमें निकाल करके दे दो कि बशीर की जितनी भी ईमेल आई उसमें कितनी सेल्स है सारी, हम तुम्हें एक्सेल शीट बना करके दे देंगे। तो आप समझ रहे हैं अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर कितनी जल्दी हो रहा है। मुझे नहीं पता ये होता है नहीं, बट हो सकता होगा। क्लाउड इन सब चीजों में बहुत तेज जा रहा है। एक टास्क दे दिया, मैंने कहा तुम जाओ, ये मेरा सोशल मीडिया पेज है, इसमें जितने नेगेटिव कमेंट्स हैं, पॉजिटिव कमेंट्स हैं, उनके नंबर उठा करके मुझे दे दो, कितने पॉजिटिव कितने, वो सब मुझे निकाल करके दे देगा। सही है सर? तो अब आ जाए। अब हमने कहा कुछ टर्म्स है, वो क्या है? सेंटीमेंट एनालिसिस। ये जो मैं अपने सोशल मीडिया की जल्दी एक तरह से स्ट्रक्चर है कि मतलब मैं रिव्यू देखूंगा, मैं कमेंट्स देखूंगा या कोई भी रिव्यू देखूंगा तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज हैं। नहीं ना, लेकिन एक फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं एक कमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा कि यार किसने कमेंट दी। कभी कभी होता है कि 10 अच्छे कमेंट है, लोग फेक कमेंट भी करवाते हैं ना, लेकिन 10 बंदे बोले बहुत जबरदस्त बढ़िया क्वालिटी, बहुत जबरदस्त बढ़िया क्वालिटी, एक बंदे ने तस्वीर के साथ डाल दिया यार इतनी बेकार क्वालिटी तुम देखो, समझ रहे हो? तो वो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है और आपको एक एक कमेंट को देखना पड़ेगा। सही है? अब सर कह रहा है की टर्म सेंटीमेंट एनालिसिस, अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द इमोशनल टोन ऑफ टेक्स्ट। अब मुझे बताएं ना सर, आप अगर किसी अपने से बात करते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, वो गुस्से में है, जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती है, कोई दोस्त है, कोई दोस्त से बढ़कर है, जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती है, क्या आप उसकी टोन से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हटी हुई है या नहीं हटी हुई, ये गुस्से में है क्या नहीं है? है ना? आप टोन से अंदाजा
कुछ नहीं करेगा, खाली टेक्स्ट मैसेज लिखेगा। उसने कहा क्या हुआ भाई, थोड़ा सा प्यार वाली चुने, क्या हुआ, है ना। मैं अपनी फर्म में कभी कभी कहता हूँ, कुछ लोग जो है ना, एक हमारी फर्म में एक बंदा है, हमारा छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है, सही है, उसका नाम है अली। उसको लोग कहते हैं अली अथर, अली भाई ना। लेकिन कभी कभी ना कुछ लोग उसको कह देते हैं अली। फिर आपको हीरा फेरी में ना एक वो है डायलॉग, हीरा फेरी फिल्म में एक मशहूर थी, बोलते हैं बाबू भैया से बाबू, सही है ना। तो वो मतलब जब तुमने अली भाई से अली सिर्फ अली का है ना, तो इसका मतलब है यार तुम्हारी किसी ना किसी बात पे इस बंदे से थोड़ी वो है ना। तो हम टोन से, टेक्स्ट से अंदाजा लगा लेते हैं। तो बाज मर्तबा एक चीज हो जिसको हम कहते हैं सरकाज्म। पता है सरकाज्म क्या होता है? सरकास्टिक वे में कोई बात कहना, ताना मारना सिंपल अल्फाज में, सही है ना, लेकिन अलग। तो ये इंसान तो पकड़ सकता है, सिर्फ दुनिया भर में इसके टूल्स आ गए हैं। वो टूल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये बंदा जो ये बात कह रहा है, सही है ना। आपने अपनी प्रोडक्ट की जो है ना वो बहुत अच्छी तारीफ की, सही है ना, बोला हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, किसी ने कमेंट कर दिया हाँ भाई वाकई में ना तुम्हारा प्रोडक्ट तो जो है दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। अभी सुन करके क्या लगा कि उसने टॉन्ट मारा है कि दुनिया का सबसे। अब एक इंसान तो टोन से और उसने साथ में 2 हंसने वाले इमोजी डाल दिए, ये मशीनें करनी। फिर आते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कह रहा है फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट enables computers to understand, interpret and manipulate human language used in अब सर वो आप ये जो NLP है ना, एक वो फील्ड है, ये सारा काम कर रही है सेंटिमेंट एनालिसिस पे कि यार ये इंसानों की तरह इमोशनल टोन को पकड़ रही है, सही है ना। कोई आपको बोले क्या है, प्यार से बोला गया ना, कोई बोले क्या है, तो ये टोन को जो है ना इंसान तो कर लेता है, AI नहीं कर पाता है, पकड़ पाता है। अब AI पकड़ने लगा है कि तुम इससे पता है ना चैट जीपीटी से तुम बात कर सकते हो अपनी, तो तुम्हारी टोन से बोलेगा तुम गुस्से में लग रहे हो क्या है। तो सर आज की क्लास को क्योंकि आ गया भाई जल्दी, अभी टच टाइम हो गया, आज की क्लास को अगर हम समराइज करें तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डेटा। कितनी तरह के डेटा होते हैं? 2 तरह के, क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव में कितनी बातें आती हैं? नॉमिनल और नॉमिनल क्या होते हैं? कोई कैटेगरी डिफाइन करते हैं। ऑर्डिनल क्या होते हैं? कैटेगरी, लेकिन रैंकिंग की सूरत भी बता देते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट और डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? होल नंबर्स, जिनका फ्रैक्शन में तोड़। एग्जांपल दो डिस्क्रीट डेटा की। एज क्या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? एज कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, पॉपुलेशन। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? एक रेंज में होता है, हाइट वगैरह। फिर हमने पढ़ा सर हमारे पास 2 तरह का डेटा होता है, कौन सा? इसके बाद स्ट्रक्चर्ड और 3, इसमें सेमी हम कल पढ़ेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है सर? रॉज में हो, कॉलम्स में हो, ऑर्गेनाइज हो, जिसकी बेसिस पर तुम क्या करो, कोई डिसीजन मेकिंग कर पाओ। जैसे हमने तुम सब क्लास के बच्चों का डेटा ले लिया है ना, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं, सही है ना, और क्या क्या एज जेंडर है उनका। और एक होता है सर क्या? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जब उनका ऑर्गेनाइज ना हो, जो कि हम सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह से कर रहे होते हैं। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है? हाँ जी, चलें सर, अगर हम यहां तक क्लियर हैं तो हम जो है आज की क्लास को अभी जो है ना शुरू कर देंगे। हमारी हर क्लास का छोटा सा 2 मिनट का ही सही हम स्टोरी टाइम रखेंगे, सही है ना। और आज की क्लास में स्टोरी टाइम में ये बात करेंगे कि भाई तुम सब ने माशाल्लाह एक जर्नी स्टार्ट की है CA की, सही है ना, और ये जर्नी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कहीं ना अपने आप को देखो, किसी भी चीज़ के ना कुरान में एक है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपके ऊपर नेमतें बढ़ती रहें तो आपको उन नेमतों पे शुक्र अदा करना है। तो आज आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि अभी भी देखो मार्केट जितनी भी सैचुरेटेड है, तुम लोग लकी हो माशाल्लाह जो CA में हो। क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ। CA जो है ना सर माशाल्लाह आज भी, हालांकि इस वक्त सबसे वर्स्ट हाल आते हैं CA की इंडस्ट्री के भी, लेकिन आज भी CA क्वालिफाइड को 100 अगर मतलब क्वालिफाइड क्या, जिनके आर्टिकल्स कंप्लीट फाइनलिस्ट क्वालिफाइड जितने भी है ना, उनमें से तकरीबन अगर 100 निकल रहे तो 97-98 के पास जॉब मौजूद है। करे ना करे उसका वो अलग है। 2-3 ऐसे हैं जिनके पास नहीं है।
सर अगर सीए फाइनलिस्ट भी है ना तो 100 निकल रहे हैं तो 90 के पास जॉब मौजूद है, और जो बाकी 10 है ना उनके भी मैं बता दूं उनको उनकी फर्म रोक रही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो फाइनलिस्ट उसने आर्टिकल्स कर ली, फर्म इतने अच्छे पैसे नहीं दे रही, 50,000 दे रही है, 60,000 दे रही है, 70,000 दे रही है, उसको ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये फील्ड है, इसके अगेंस्ट तुम चले जाओ MBAs में, तुम चले जाओ इकरा माजू इनके, आप एक जॉब पोस्ट डालें इतने MBAs अप्लाई करते हैं, इतने MBAs अप्लाई करते हैं, क्या आपकी सोच है। वहां पर पता है क्या रेशो चल रहा है, 100 लोग अगर निकल रहे हैं ना तो 10 के पास जॉब है। कितनों के पास जॉब है? 90 के पास जॉब नहीं है। तो तुम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें उस फील्ड में डाला है जिसकी ग्लोबल मोबिलिटी पाकिस्तान से बाहर जिनको आज भी नंबर 1 है, ना डॉक्टर जितने जाते हैं ना उतने जितना CA जाता है, वो फील्ड जिसकी पाकिस्तान में आज भी क्या है माशाल्लाह जॉब सिक्योरिटी है। तो शुक्र अदा करना सीखोगे, चीज़ें करोगे, देखोगे इंशाल्लाह CA आसान होगा। हम मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।